हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा 9th का 6वां चैप्टर है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। जैसे कि बच्चों इनके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन सन 2003 ईस्वी को हुआ था। चलो बच्चों, इसी के अनुसार इनके बारे में हम जानते हैं। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम इनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हाल ही की विपुल मात्रा में साहित्यिक सृजन किया है। छाया अदोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जन रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और एक अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी हैं। भारत में विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर में भी की थी। जैसे कि बच्चों उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी ने भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपतियों ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। प्रारंभिक में नौकरी पायोनियर में प्रेस में भी की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली थी। उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठ आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। जैसे कि बच्चों मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली थी कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में कवि गोष्ठ आदि से होता था। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। क्रेविज यूनि से जोहन पेटर्स नामक कवि के संग्रह वाड़े में अपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में प्राविधिक कार्य किया है। आपको कोई पुरस्कार जैसा सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और का आभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। 3 पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण कौन सी पदवी प्राप्त की थी और कौन से पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और विभूषण आदि पदवी प्राप्त की थी। 3 पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों का निमंत्रण और इस पर प्रिय तुम हो, मधु है उस पार ना जाने क्या होगा। जैसे काव्य सौंदर्य आज भी लोगों की जुबान पर है। जैसे कि बच्चों आज भी इस काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। मधु है उस पर न जाने क्या होगा। इस पंक्तियाँ का भी आज भी लोगों की जुबान पर है। मधुशाला निशा निमंत्रण, सप्त रागनी मिलन यामिनी, अकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह। चलो बच्चों एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मधुशाला निशा नियंत्रण, सत रागनी मिलन यामिनी, अकुल अंतर एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके क्या संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण, फिर बसेरे में दूर और दशा द्वार में सोपान तक, शीर्षक में से 4 खंडों में लिखी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, आत्मकथा है। जैसे कि बच्चों ये हमारा चैप्टर है मेरी बीमारी श्यामा ने ली। यह एक
कथा सारांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। किस में से लिया गया है बच्चों? क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी ने श्यामा पत्नी का नाम श्यामा था। बच्चन जी की पत्नी का नाम, जैसे कि बच्चन जी के प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। जैसे कि बच्चों बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो वह आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उनकी खुद की ना होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मत तब श्यामा के प्रति भक्ति, कर्तव्य, प्राणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्म कथा सारांश में श्यामा जी की बीमारी का दर्दनाक और करुणामय सभर निरूपण मिलता है, जो दूसरी ओर कवि का भावुकता का संवेदनशीलता का प्रांगीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय बचपन की आत्मकथा है। हिंदी के इस प्रसिद्ध कवि में अपने स्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उसे युग का भी सारांश देता है। प्रस्तुत अंश में क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली है, विषय वस्तु का निर्देशक करता है। जैसे कि बच्चों इस पाठ में इसका यह मतलब है कि यह बीमारी श्यामा ने ले लिया है, इस विषय वस्तु का भी निर्देशक करता है। चलो बच्चों इसी के अनुसार हम अपने चैप्टर की ओर आप सबको ले चलते हैं। मैं अपनी बीमारी से दुलारने वालों में ना था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भर रहता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया है उसे हम स्वस्थ ना रखें तो हम अपराधी तो ही हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुखाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर लेटता और अपने ही काम लेता था। मुझे भी भरे भुट्टर बुखार में अपनी रात को ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी से तेजी से मैं और जोश में पढ़ता। मजबूरी करके रोटी कमाने की वो बीमारी पड़ने का क्या अधिकार है। बीमारी अमीरों की हरम जिंदगी के गरीबों को उसे अपने पीछे ना लगाने चाहिए। लिखने में तो वह ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूतियों से ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। या तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदवदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब हस्तमामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो पट मैं जवाब देता था कि बुखार है। और मैं भी शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तब उसे अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है वह कैसा बन पड़ा, इनका निर्माण में ना देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो, जैसे कि बच्चों सबसे बड़ी कविताएं सत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर दो चट्टान अथवा स्पर्श वास हनुमान
पुलिस के पुलिस में पढ़े पढ़े लिखी थी। 12 हाल में जब अपने जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं कर सकती और अपने जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार आखिर कितने दिन तक चलता? विश्रांत तिवारी ने करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने भी अपने प्रयोग में सिद्ध किया था, कांव के पीछे बुखार भागे। जैसे कि बच्चों विश्रांत तिवारी कहते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने भी अपने प्रयोग में सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। यह बुखार मामूली ना था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर कर रख दिया था। होने पर अधिक विस्फोट झटका मुझे दे गया था। जैसे कि बच्चों बच्चन का बुखार मामूली ना था, उन्हें झकझोर के रख दिया था और सबसे विश्व संक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर में भी उनको आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों बिक्री सभी नियमित नहीं थी। कर्ज में सिर पर चढ़े थे, कर्ज सिर पर चढ़ा था। 10 दिन तक 20 दिन तक चला था, महीने भर चला और फिर जुलाई महीना आ गया। अब बुखार के साथ ट्यूशन 102° के बीच कमजोरी दिन पे दिन बढ़ती गई। कभी कभी धीमी खांसी दवा सुकनिया दवा वाटी होमिया कर रहा था। कभी कभी सोचता था कि क्या तपेदिक हो गया। जैसे कि कभी कभी उन्हें सोचना पड़ा कहीं मुझे तपेदिक तो नहीं हो गया। यह एलोपैथिक का इलाज तो लेने जा रहा हूँ, बैठी तो इसकी कितना अच्छा था। बीमारी हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ और उसके पिछले वर्षों से इसके महीने में ज्वर मुक्त नहीं जानी। श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। बच्चन जी को जब ये बीमारी हुई तो श्यामा उनकी पत्नी को ये अंदर ही अंदर उन्हें यह बीमारी खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने स्वस्थ कर लिया था कि वह कहीं मेरा चिंता ना बन जाए। उनके अंतिम तभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन मुझसे कहा कि डॉक्टर B.K. मुखर्जी ने अपनी परीक्षा कराऊंगी टाइम टेबल की थी। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। मैं जब तक अपने डॉक्टर को दिखलाऊंगा। नुस्खा होने पर लिख दिया गया है कि चिंता मुक्त होकर भी पूरी तरह आराम करने का हो गया था। नुस्खा मुझे परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? जैसे कि वह सोचने लगे क्या मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या ही दिनों के लिए आया हूँ, क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया हूँ। इतना ही गाने गुनगुनाने के, केवल इतना श्रम संघर्ष करने से, दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी। तैयारी लगी होने, खुलते ही मेरा जीवन मसाला। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबने मर्मभेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग में वैद्य भी लिखा है? जैसे कि वह कहने लगा क्या श्यामा के ही भाग्य में वैद्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं लगता, मुझे कठिन भी नहीं लगता है। कठिन मरने के पहले जीना है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज़्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं। फिर भी कहती है कि एक पैसा भी घर में भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? जैसे कि वो कहने लगे क्या मैं ट्यूशन छोड़ दूँ, फिर भी मैं कैसे? तो वो श्यामा कहने लगे घर का खर्चा कैसे चलेगा और महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? आमदनी अनियमित से अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। जैसे कि कर्ज ज़्यादा हो रहा है और ख़त्म होने का भी नाम नहीं ले रहा है। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया है। जैसे कि श्यामा कहने लगी इस खबर से मेरे माता पिता को भी लकवा मार गया है। धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे घबराओ नहीं, मैं यह बेच कर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। जैसे कि वो अपने पति से बोलने लगी तुम घबराओ नहीं, मैं इसे बेच कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल की छुट्टी ले ली। जैसे कि बच्चों उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी और ट्यूशन से ले ली। किताबों की बिक्री में कुछ रुपए पड़े थे, उसने दवाएं मंगा ली और चारपाई पे लेट गए। श्यामा की सेवा
साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने को कहा था। वह कुछ न करने को कहता था। चिंता के समय ही कहा था। चिंता से चिंता करने की थी। विशेष चिंता से मुझे भी सिर पर कर्ज ही था। मेरे ही इलाज न होने के कर्ज के रिश्ते में जाननी ही चाहिए। इससे नियमित अदायगी के साथ मेरी साथ जुड़ी थी। उत्पन्न जाना से मेरे ही पहले ही मौत मेरी होगी। श्यामा के लिए पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा कि किसी बात से चिंतित ना हो, चिंता ही खाती रहेगी तो क्या लाभ पहुंचेगी। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज हैं। करीब 100 मित्रों को उसने जो उत्तर दिया है उसमें से चौंक पड़ा और साहस उठाकर उसे घुमाकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक और फिर पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा, कर्ज में तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इससे चिंता छोड़ो। श्यामा ने अपने पति को समझाया, मैं कर्ज तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने व्रज में अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा है, मुझे चिंता मुक्त रखने के से यह नहीं कह सकती है। जैसे कि वह कहने लगा कि तू अपने छाती पे व्रत रख कर ये वाक्य निकाला है, चिंता मुक्त रखने से क्या नहीं कर सकती थे। मारने के लिए जो मैंने अपने काम छोड़ दिया है वह मुझे एकदम गलत लगा है। मुझे अपने लिए नहीं, श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के इस मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, कभी करने को नहीं रहा है। अब मैं इसी स्थिति में छोड़ जाऊंगा तो वह मेरे मरने पर मेरा है कर्ज उतारने की चिंता में मुझे अन्य जघन्य अपराधी कौन होगा। मैं नहीं, श्यामा के लिए चिंताएं छोड़ जाऊंगा, जीने से रास्ता जीने अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। यह एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी निकलेगा। 15 दिन के इलाज में अपना पटुआ खाली हो गया था। एक आदमी नहीं चाहता था पिताजी घर में को हाथ लगाए अपनी वृद्धावस्था में शांति में बिठाने को चाहा था और भूखे नंगे ही बैठने पड़े थे। उन्होंने एक शरण स्थल पर भी माता पिता दोनों में किसी अपने छत के नीचे बिठा दिए थे और अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना रहा था। और एक दिन मुझे रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल का चलकर अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था और किसी के लिए विशेषकर श्यामा ने कई चिंताएं छोड़ दूंगा। इस संकल्प से मुझे दृष्टि दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर वी.के. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है। जैसे कि श्यामा ने डॉक्टर वी.के. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व से मैं कुछ और कहूँ या पूछूं? उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मेरे। मुझे जीवन की चुनौती से बल मिलता था। यदि मुझे बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद मैं जीने के लिए संघर्ष करने से मुझसे इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मेरे शब्दों का संचय किया है। लड़कपन में भी उन्होंने मेरी पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज में मुझे पराजित किया था। रोगी के दूध में मक्खन अंडा अधिक से अधिक दिया था। कुएं इलाज में चिकना माना था। सिर्फ कच्ची सब्जी फल भिगोने चने गेहूँ आदि पर रहना था। दवा में कुछ कर्ज का खुराक भी कुछ खर्च की, यही इलाज थी। मेरी स्थिति में अनुकूल था। काम का साधारण किए जाने थे। मैंने वी.के. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुनी के अनुसार 66 बाद आरंभ किया। तस्वीर के खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दिया था, जिससे कि वो स्कूल भी जाने लगा और रात वाली ट्यूशन छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों को बिक्री में मिल जाता था। श्याम ने मेरा विरोध किया, जीवन भर में इस रास्ते पर भी चला जिससे स्वस्थ पंथा कहा और मेरे पीछे
चली मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपना रास्ते पर ठहरने दिया, ना पीछे फिरने दिया। राह पकड़ूँ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अड़िंग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वह भी था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता था उसे अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और एक उंगली पर दुखने को भी शिकायत